गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सजातीय श्रेणी के बारे में बताएंगे कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। जैसा कि हम किसी जाति के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम मछली वर्ग के बारे में बात करें या पशु वर्ग के बारे में बात करें या कशेरुकियों के बारे में बात करें, तो इनकी एक अलग जाति होती है कि उस जाति के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो उसके अंतर्गत हों। जैसे अगर हम मछली वर्ग की बात कर रहे हैं तो मछली वर्ग में वे सभी मछली वर्ग आएंगे, मछलियाँ आएंगी जो उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक इसी तरह यदि हम सजातीय श्रेणी की बात करते हैं या सजातीय वर्ग की बात करते हैं तो इसमें जो भी सदस्य होंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल श्रेणी ले रहे हैं या एल्केन की श्रेणी ले रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत जितने भी सदस्य होंगे वे सभी सदस्य इसके अंतर्गत आएंगे। यदि हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ CnH2n+1OH, तो इस सजातीय श्रेणी में इसके अंतर्गत जितने भी तत्व होंगे, जितने भी यौगिक आएंगे, उस श्रेणी के सभी तत्व इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे इस सूत्र के अंतर्गत। यदि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन के अंतर्गत यदि हम लें तो इसके लिए हम यहाँ CnH2n+2 के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एल्केन के लिए लिया यहाँ पर मेथेन, इसका दूसरा सदस्य आप देखेंगे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप सभी इसमें देख रहे हैं कि सभी इस समूह के जितने भी सदस्य हैं इसमें प्रत्यय एन लगा हुआ है। मैथ है जो कि हमने रासायनिक जो आपको गिनती बताई थी कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, उसके आधार पर आप देखिए यदि हम एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्केन की ये सजातीय श्रेणी दिखाई दे रही है, उसी प्रकार से यदि हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन की सजातीय श्रेणी होगी, एल्काइन की सजातीय श्रेणी होगी। ठीक इसी तरह एल्कोहल की सजातीय श्रेणी होगी कि एल्कोहल के अंतर्गत जितने भी सदस्य होंगे, उस श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे उसको हम उसी श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। जैसे एक ही जाति के अंतर्गत उस समूह के जितने भी सदस्य होंगे उनको उस ग्रुप में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो सजातीय श्रेणी है इनके लिए एक विशेष सूत्र होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी की बात करें हम तो ये मान के चलिए कि इनके कुछ लक्षण होंगे। यदि हम सजातीय श्रेणी के लक्षण की बात करें कि हम सजातीय श्रेणी के अंतर्गत किन्हें रखेंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम ये देखेंगे इनका एक सामान्य सूत्र होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सामान्य सूत्र है, चाहे आप एल्केन की बात करें, एल्कीन की बात करें, एल्काइन की बात करें, एल्कोहल की बात करें या किसी भी सदस्य की बात करें, किसी भी समूह की, एल्किल समूह की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम एल्किल समूह की बात कर रहे हैं, चाहे वो एल्कोहल के रूप में हो या, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो यदि हम एल्केन की बात करते हैं तो जनक एल्केन से ही जितने भी सदस्य हैं उनको उनका निर्माण किया जाता है। यदि हम यहाँ पर मान लीजिए एल्केन है CH4, अब यहाँ पर यदि हमको एल्कोहल इससे बनाना है तो इसके लिए हमको इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा OH की सहायता से। तो यहाँ पर यदि हमने एक H को माइनस किया, OH को यहाँ जोड़ा हमने, तो इससे हमें एल्किल एल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ पर जो एल्किल एल्कोहल बन रहा है क्योंकि ये एक सजातीय श्रेणी का सदस्य है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसे हम मैथिल एल्कोहल कहते हैं। तो एक ही श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उन सब का एक विशिष्ट सूत्र होगा, एक सामान्य सूत्र होगा और उसी सूत्र के द्वारा उसे हम परिभाषित करेंगे। ठीक इसी तरह यदि हम सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सामान्य सूत्र के अलावा इनके बीच एक अंतर होगा जिसे हम कहेंगे CH2 का अंतर। प्रत्येक सदस्य में जितने भी सदस्य, मतलब एक सदस्य के बाद यदि दूसरा सदस्य आ रहा है, दूसरे सदस्य के बाद यदि तीसरा सदस्य आ रहा है, तीसरे के बाद यदि चौथा सदस्य आ रहा है, प्रत्येक समूह के अंतर्गत आगे आने वाला और पीछे जाने वाले जितने भी सदस्य होंगे उनके बीच में CH2 का अंतर होगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर CH4 है, CH4 के बाद आता है C2H6, C2H6 के बाद आता है C3H7। तो यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हो रहा है ये हम आपको
आपको बता चुके हैं कि CH4 से यदि C2H6 बन रहा है या CH4 का निर्माण कैसे हो रहा है। इसके लिए हमने आपको बताया था CnH2n + 2। यदि हमको CnH2n + 2 सूत्र के आधार पर यदि CH4 मतलब मेथेन का निर्माण करना है, एल्केन का निर्माण करना है, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर लिखें C1H2 × 1 + 2, तो यहाँ पर आप देखिए C1 है मतलब C और 2 × 2 और 2 4, तो टोटल यहाँ पर इसका मान आ गया CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम C2H6 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम N का मान यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो यदि हम N का मान 2 लिखें तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा C2H2 × 2 + 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों को गुणा करें और इस 2 से जोड़ दें तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा और ये अनुपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए CH4 और C2H6 इनके बीच में कितने का अंतर है। यदि हम CH4 और C2H6 के बीच में देखें तो कार्बन एक ज़्यादा है इसमें, तो यहाँ पर एक कार्बन मान के चलिए। H4 और H6 के बीच में H2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो CH2 का अंतर दिखाई देगा, ये CH2 का अंतर प्रत्येक एक समूह का दूसरे समूह से दूसरे समूह का तीसरे समूह के सदस्य के बीच का जो अंतर होगा उसे हम CH2 मतलब प्रत्येक सजातीय श्रेणी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो पहला है इसमें सामान्य सूत्र होना चाहिए, दूसरा CH2 का अंतर होना चाहिए, तीसरा है तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी CH2 का अंतर है। और यदि हम C2H6 और C3H6 यदि हम C2H6 और C3H6 के बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर भी आपको देखिए CH2 का अंतर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है और यहाँ CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको कॉमन लें तो यहाँ पर पीछे की ओर और आगे की ओर या इसके आगे आने वाले जितने भी सदस्य होंगे उन सभी सदस्यों में आपको CH2 का अंतर दिखाई देगा। नेक्स्ट है तीसरा, सामान्य गुण। यदि इनके रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुणों के आधार पर ये सभी तत्व जो है एक समान रासायनिक क्रिया करते हैं और इनके गुणों में आपको अंतर दिखाई देगा। मतलब इनके गुणों में आपको क्रमिकता दिखाई देगी, क्रमिक गुण दिखाई देंगे आपको, क्रमिक गुण दिखाई देंगे। और ये जो क्रमिक गुण होंगे एक गुण से दूसरे गुण में उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, दूसरे गुण से तीसरे गुणों में इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि हम रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक जो परमाणु है, एक जो यौगिक है, यदि धातु से क्रिया कर रहा है तो वह क्या बनाएगा, दूसरा सदस्य भी वही यौगिक बनाएगा, तीसरा सदस्य भी वही यौगिक बनाएगा, लेकिन उनके जो अणु सूत्र होंगे वो उससे अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य गुण होते हैं। चौथा है भौतिक गुण। यदि हम भौतिक गुणों की बात करें, यदि सजातीय श्रेणी में यदि हम भौतिक गुणों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि गलनांक होता है, किसी भी यौगिक का क्वथनांक होता है, तो गलनांक और क्वथनांक में आपको क्रमिकता दिखाई देगी। और ये क्रमिकता इस प्रकार से होगी कि जो निम्न श्रेणी के जो तत्व हैं उनके क्वथनांक हो सकता है कम होंगे, धीरे धीरे तत्वों के जब जैसे जैसे अणुसूत्र बढ़ते जाएंगे उनके गलनांक और क्वथनांक में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये जो क्रमिक गुण है या भौतिक गुण है उनमें क्रमिकता जो है उनके अणु सूत्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएगी। जैसे अगर हम CH4 की बात कर रहे हैं तो CH4 के बाद यदि C2H6 आ रहा है, यदि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर CH3OH हो जाएगा। और यदि यहाँ पर C2H6 से यदि हम बात करें तो ये C2H5OH होगा। तो जब C2H5OH या CH3OH की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर यदि हम इसको इस रूप में देखें, मेथिल अल्कोहल और यदि एथिल अल्कोहल की बात करें तो निम्नतर जितने भी सदस्य होंगे
प्रारंभ के जितने भी क्योंकि एक श्रेणी का प्रथम सदस्य यह है और दूसरी श्रेणी का दूसरा सदस्य एथिल एल्कोहल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रथम सदस्य है ये, दूसरा सदस्य है। यदि इसके बाद हम C3H7OH की बात करें तो इनके गुणों में क्रमशः आपको क्रमिकता देखने को मिलेगी, क्रमशः इनके गुणों में बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो ऊर्जा स्तर है वह भी बढ़ता जाएगा और बढ़ने के कारण इनके गुणों में आपको क्रमिक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है इनका निर्माण। सजातीय श्रेणी का यदि हमको निर्माण करना है तो उसके लिए किसी प्रकार की पद्धतियों का निर्माण, किसी पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। ये पद्धति या तो उनके निर्माण के आधार पर होती है या फिर उनकी स्थान के आधार पर होती है या फिर एक टिपिकल एक पद्धति होती है, ये पद्धति जिसे हम कहते हैं IUPAC पद्धति। तो इस प्रकार से यदि हम रूढ़ पद्धति की बात कर रहे हैं या पुरानी पद्धतियों की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जो बहुत सारे ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं वो यदि किसी दूसरे देश में यदि आप जाएं, जैसे अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में उस रसायन का नाम कुछ अलग है। यदि हम चीन में जाएं या हम रूस में जाएं तो वहाँ पर उसका नाम, उसका जो एक टिपिकल रूढ़ पद्धति के द्वारा जो लिखित नाम है वो अलग होगा। जैसे अगर हम यहाँ किसी पक्षी की बात करते हैं, यहाँ उस पक्षी का नाम कुछ और होगा, यदि दूसरे देश में जाते हैं तो उस पक्षी का नाम कुछ अलग होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के रसायनज्ञ जो थे उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया। तो इसमें कुछ पद्धतियाँ आई, उसके आधार पर उन रसायनों का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति। और इस रूढ़ पद्धति के द्वारा, रूढ़ पद्धति मतलब होता है पुरानी पद्धति, और इस रूढ़ पद्धति में भी कुछ पद्धतियाँ आई, जिसमें सबसे पहली पद्धति थी जेनेवा। क्योंकि ये जेनेवा एक जगह का नाम है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के रसायनज्ञ ने वहाँ पर आकर के एक प्रणाली को विकसित किया और इसी आधार पर इस पद्धति को हम कहते हैं जेनेवा प्रणाली या जेनेवा पद्धति। लेकिन यह भी कारगर नहीं हुई, सिर्फ विचार विमर्श हुआ। उसके बाद आगे भी कुछ रूढ़ पद्धति में और करेक्शन हुआ, उसमें संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद एक नई पद्धति लागू हुई जिसका नाम है IUPAC पद्धति। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो रूढ़ पद्धति है या पुरानी पद्धति है, उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए और उन महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति आई। तो सबसे पहली पद्धति थी जेनेवा पद्धति। जेनेवा प्रणाली के आधार पर जेनेवा पद्धति बोल सकते हैं आप। दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति थी IUPAC। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर applied chemist system। ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम। यहाँ पर आप सिस्टम लिख सकते हैं या इसको प्रणाली लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी केमिस्ट थे, जितने भी रसायनज्ञ थे, उन्होंने एक शुद्ध अवस्था में उपयोगी रूप में रसायनों का किस प्रकार से नामकरण किया जाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो कि हम यदि इस देश में जिस रसायन का नाम जो बोल रहे हैं, यदि हम दूसरे देश में जाएं तो हमें दुविधा ना हो, हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, किसी प्रकार की
दुविधा ना हो इसलिए इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम का उपयोग किया गया, प्रणाली का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से आप किसी भी देश में कोई भी केमिकल को ले सकते हैं। यदि आपको प्रयोग करना है तो आप वहाँ जाकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ जाने के बाद, दूसरे देश में जाने के बाद आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन किए गए और विभिन्न प्रकार के रसायनज्ञ, हर देश से जितने भी रसायनज्ञ थे वो आकर के एक अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ का निर्माण किए और उनके द्वारा इस प्रणाली को लागू किया गया। और इस प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी आपको हम क्रियात्मक समूह के बारे में बताएंगे, जितने भी एल्किल मूलक के बारे में बताएंगे, ये एल्किल मूलक में जो भी क्रियात्मक समूह होगा, जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ पर मेथिल अल्कोहल होगा तो मेथिल होगा एल्किल मूलक और जो OH होगा वो होगा क्रियात्मक समूह। तो दो घटकों से मिलकर बना हुआ जो यौगिक होगा उनका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे? तो उनका नामकरण करने के लिए हमें जिस पद्धति का उपयोग करना पड़ता है, जिस प्रणाली का उपयोग करना पड़ता है, उसे हम IUPAC प्रणाली कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपको नामकरण करना है। जैसे आप देखिए, यदि आप वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति का भी यदि नामकरण करना चाहें तो उसके लिए भी जो वनस्पति या बॉटनिकल नेम होते हैं विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के, उसी प्रकार से जंतुओं के भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन वो एक फिक्स नाम है। जैसे अगर हम शेर की बात कर रहे हैं या चीता की बात कर रहे हैं तो शेर चीता दूसरे देश में हो सकता है दूसरे नाम से जाने जाते हो, लेकिन यदि हम उसका जूलॉजिकल नेम लें या उसका जंतु नाम लें जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो, तो उसको आप किसी भी देश में अगर जाकर आप बोलते हैं तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी। लेकिन अपने देश का नाम जो भी है, जो कि एक जैसे जिस गांव में जो चीज़ बोली जाती है, यदि किसी सब्जी के बारे में बात करें तो सब्जी किसी गांव में कुछ और बोली जा रही है, शहर में कुछ उसका नाम कुछ और है, दूसरे स्टेट में या राज्य में उसका दूसरा नाम है, तो हमें दिक्कत होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए IUPAC या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसायनज्ञ थे उन्होंने एक प्रणाली को विकसित किया और ये जो प्रणाली थी उसे कहा जाता है IUPAC प्रणाली। तो इसके अंतर्गत नामकरण किया गया और इस नामकरण के आधार पर ये देखा गया कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों का नामकरण करें। तो इसके लिए कुछ रूल्स थे। ये रूल इस प्रकार है। इस प्रणाली के आधार पर यह माना गया कि इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो भी कार्बन श्रृंखला लेनी है वह लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन श्रृंखला का चयन। जैसा कि आपको पता ही है कि यदि हम कार्बन श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो कार्बन श्रृंखला में होगा। यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 और यहाँ हमने CH3 लिया है, इस प्रकार एक हमने संरचना बना दी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक ही हैं, इसे हम कहेंगे कार्बन का श्रृंखलन। लेकिन यहाँ पर आपको जो श्रृंखला दिखाई दे रही है वो शाखा में दिखाई दे रही है। यदि ये श्रृंखला यदि हम इसको हटा दें तो यहाँ सिर्फ एक चेन दिखाई देगी, एक श्रृंखला दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जो श्रृंखला है वो यहाँ पर आइसोफॉर्म में है या शाखित श्रृंखला के रूप में है। यदि हमको इसका नामकरण करना है तो नामकरण करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी श्रृंखला लंबी है। जितनी लंबी श्रृंखला होगी नामकरण आपको वहीं से शुरू करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ नामकरण करें इस प्रकार से, यदि हम देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो सकता है। यहाँ पर यहाँ से यदि हम देखें 1 2 3 4, यहाँ पर देखें 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि तीसरे नंबर पर यहाँ मिथिल समूह दिखाई दे रहा है। तो नामकरण हमको इस प्रकार से करना है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से।
तो लंबी से लंबी श्रृंखला का आपको चयन करना पड़ेगा। इसको आप नामकरण ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो श्रृंखला बनेगी वो सिर्फ ब्यूटेन की बनेगी। तो आपको ब्यूटेन की श्रृंखला नहीं बनाना है, मतलब इसमें सबसे पहला IUPAC प्रणाली के अंतर्गत है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको इस प्रकार से नामकरण करना पड़ेगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3-मेथिल, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर मेथिल समूह दिखाई दे रहा है, तो 3-मेथिल हेक्सेन। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। न्यूनतम योग नियम। न्यूनतम योग नियम वह नियम है जिसमें आपको ये देखना है कि जब भी आप नामकरण करेंगे तो उसमें कम से कम योग आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। मान लीजिए ये एक श्रृंखला है और श्रृंखला में आपको देखना है कि यहाँ न्यूनतम योग नियम कैसा है। तो इसको यदि हम नामकरण करें तो यहाँ पर जो शाखी श्रृंखला दिखाई दे रही है यहाँ से नज़दीक है, तो नामकरण हम उसी तरफ से करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो दूसरे नंबर पर कार्बन पर आप देखिए कि 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसे आप लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है, तो इसे आप लिखेंगे ब्यूटेन। अब यदि हम इसे जोड़ना चाहें तो 2 और 2 4 होगा, तो इसे आप लिखेंगे 2 धन 2 बराबर 4। अब यदि हम नामकरण उस साइड से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यदि हम इस तरफ से कर रहे हैं तो यहाँ पर 3,3 डाई मेथिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन तो होगा ही क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 3 कितने हो गए? 3 धन 3 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया है? न्यूनतम योग नियम। जब न्यूनतम योग नियम होगा तभी आपका नामकरण सही होगा। तो इसको आप कहेंगे सही नामकरण, मतलब इसका नाम सही है, और इसे आप कहेंगे गलत नाम। क्योंकि गलत नाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उच्चतम योग आ रहा है, ज़्यादा योग है। क्योंकि यदि हम इसमें योग करें तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर मेथिल समूह दिखाई दे रहे हैं और पहले नामकरण में आपने देखा कि दूसरे नंबर पर मेथिल समूह है। तो नंबरिंग आपको उस साइड से शुरू करनी है जहाँ से जो भी शाखी श्रृंखला है वो नज़दीक पड़ती हो। तो यहाँ पर जो अगला तीसरा नंबर होगा, नामकरण करते समय शाखित श्रृंखला की निकटता को देखना है आपको। शाखित श्रृंखला की निकटता। निकटता का मतलब आप समझ रहे हैं कि निकटता का मतलब क्या है? जो जितना नज़दीक हो, जहाँ से ये समूह जितना नज़दीक होगा आपको नामकरण उसी तरफ से करनी है। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है
चौथा नियम, चौथे नियम में आप ये बता सकते हैं कि जब आप नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करते समय द्विबंध का नामकरण त्रिबंध से पहले होना चाहिए। त्रिबंध से पहले होना चाहिए। अब आपको ये पता ही है कि द्विबंध कैसा होता है और त्रिबंध कैसा होता है। द्विबंध के बारे में आप सभी जानते हो, त्रिबंध के बारे में आप सभी जानते हो। यदि हम द्विबंध की बात करते हैं तो द्विबंध का मतलब होता है एल्कीन, और यदि त्रिबंध की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एल्काइन। तो इसे हम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि एक संरचना हमने यहाँ पर बनाई, एक श्रृंखला का निर्माण हमने किया, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है या त्रिबंध भी दिखाई दे रहा है। तो नामकरण हमको यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का नामकरण आपको पहले करना है और त्रिबंध का नामकरण आपको बाद में करना है। लेकिन यहाँ पर श्रृंखला कहाँ से, त्रिबंध यहाँ पर नज़दीक है, तो नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। लेकिन नामकरण करते वक्त हम क्या लिखेंगे इसे, 3 इन, कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 है, 3 इन 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन लिखेंगे इसे। या आप लिख सकते हैं पेंट 1 आइन, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 इन पेंट 1 आइन, इस प्रकार से। तो हमेशा डबल बॉन्ड का नामकरण आपको पहले करना है और ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध का नामकरण आपको बाद में करना है। लेकिन जब आप नामकरण करते हैं तो नामकरण करते वक्त जब नंबरिंग करेंगे, आप कार्बन श्रृंखला की जब नंबरिंग करेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ता है, जैसे यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से यदि हम नामकरण करते हैं तो दूसरे नंबर पर पड़ेगा, और यहाँ से यदि हम देखें तो पहले नंबर पर होता है। तो इस प्रकार नामकरण हमको उसी तरफ से करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार से, और इसको हम इस रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां, वरीयता क्रम का ध्यान रखा जाना। वरीयता क्रम का मतलब है कि जो सबसे कम वरीयता क्रम में सबसे, मान लीजिए जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको आपको, उसका नामकरण आपको पहले करना है। मुख्य क्रियात्मक समूह, जो भी मुख्य क्रियात्मक समूह है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनका नामकरण आपको पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद आप डबल बॉन्ड का देख सकते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रमवार वरीयता के अनुसार उनका नामकरण आपको करना है। नेक्स्ट है एल्किल समूह या एल्किल मूलक की अधिकता होने पर उसे डाई, ट्राई, टेट्रा व पेंटा
नाम दिया जाना चाहिए, नाम दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक लिखते हैं श्रृंखला CH3 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 CH2 CH3। यहाँ आप देखिए कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो यहाँ नामकरण हमको किस तरफ से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ से श्रृंखला नज़दीक बढ़ती है, तो हमको नामकरण इसी तरफ से करना होगा। तो हम यहाँ पर नंबरिंग के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2,3,3 डाइमेथिल, डाई होगा कि ट्राई होगा। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह है, दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह है और तीसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसे आप लिखेंगे, इसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2,3,3 ट्राई मेथिल, क्या हो जाएगा, ये 5 है तो पेंटेन होगा, इसको आप लिखेंगे पेंटेन। तो जितने भी मेथिल समूह है उस मेथिल समूह के आधार पर यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं उस एल्किल समूह का। नेक्स्ट है 7वां नंबर, कार्बन श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह की ओर से नामकरण किया जाना चाहिए। किस प्रकार से, जैसे आप लिखें यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2OH। यदि इस प्रकार की कोई श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है तो इस श्रृंखला में आपको देखना है कि यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है OH, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर OH से ही आपको नामकरण चालू करना पड़ेगा। OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन समूह होगा उससे ही आपको नामकरण करना है। इसका मतलब है नामकरण हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3। इसे आप इस प्रकार से राउंड कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। तो नंबरिंग आपको उस मुख्य क्रियात्मक समूह से ही आपको नामकरण करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नामकरण होगा। तो इसे आप लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो इसे लिखेंगे हम 1 पेंटिल एल्कोहल, 1 पेंटिल एल्कोहल। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 1 पेंटिल एल्कोहल। तो
तो इस प्रकार आप देखिए कि जितनी भी श्रृंखला आपको दिखाई देगी उसमें इन नियमों का आपको पालन करना है, और ये पालन करने के लिए जो प्रणाली तैयार की गई है उसे हम कहते हैं IUPAC प्रणाली, क्योंकि इन्हीं नियमों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो ही आपका नामकरण सही होगा, और यदि आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका नामकरण सही नहीं होगा। तो इनको आधार मान करके यदि हम कुछ और यौगिकों के नामकरण करें तो इसको इस प्रकार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 CH2 CH3, ये नामकरण हमने किया। इसी को यदि हम इस प्रकार लिखें CH3 C CH3 CH3 CH3, इस प्रकार लिखें। दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन की संख्या 5 है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है जिसमें नामकरण आप किसी भी ओर से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, ना ही कोई यहाँ पर क्रियात्मक समूह दिख रहा है। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक दिखाई दे रहा है। यदि हम इसमें से ही हटा करके यदि कोई शाखित श्रृंखला बना दे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक शाखित श्रृंखला बना रहे हैं और इसकी संरचना इस प्रकार हो गई है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब हमको नामकरण करना है तो इसमें नामकरण यदि हम करना चाहें तो यहाँ नामकरण हम इस ओर से करेंगे या इस ओर से करेंगे, इसमें आपको गिनकर देखना पड़ेगा कि जो भी शाखित श्रृंखला में जो भी रेडिकल या जो भी मूलक यहाँ पर मौजूद है, ये मूलक यहाँ पर क्या है, मेथिल मूलक है। और इस मेथिल मूलक को यदि हम देखें तो इस साइड से यदि हम नामकरण करते हैं तो नामकरण 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर इधर से नामकरण करते हैं 1 2 3 तीसरे नंबर पर, मतलब आप किसी भी ओर से यदि नामकरण करते हैं तो जो एल्किल समूह होगा वो दोनों में समान ही होगा। तो नंबरिंग हम किसी भी ओर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 3 मेथिल पेंटेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको, 5 दिखाई दे रही है। जब 5 है तो उसे हम कहेंगे पेंटेन, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह दूसरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं है तो इस प्रकार से आप इसे एल्केन ही कहेंगे। इसलिए इसका यदि हम नामकरण करना चाहें तो नामकरण हम इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। और यदि इसी संरचना को यदि हमको थोड़ा सा डिफरेंट करना है और संरचना यही रहेगी तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 5। इस प्रकार से दोनों में अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ जो संरचना है और उस संरचना में आपको दोनों में ही आप शाखित श्रृंखला में मेथिल समूह देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम नंबरिंग करते हैं तो उस वक्त ये देखते हैं कि जो भी शाखित श्रृंखला है या जो भी एल्किल समूह किसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो वो कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देखिए इस साइड में आप देखिए तो यहाँ तीसरे नंबर पर है, और यदि हम उसमें उस संरचना में देखें तो यहाँ पर यदि हम नंबरिंग करें तो यहाँ दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं 3 4 5। तब इसका यदि हम नामकरण करें तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और इसे हम लिखेंगे 2 मेथिल 2
मेथिल पेंटेन, पेंटेन लिखेंगे इसे हम, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ जो पेंटेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेथिल समूह है और यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर मेथिल समूह है। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहें कि यहाँ पर हम लिखें नंबरिंग, अगर हम इधर से करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर लिखते हैं आप 4 मेथिल पेंटेन, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम होना चाहिए, तो न्यूनतम यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नामकरण सही होगा और ये नामकरण गलत होगा, क्योंकि यह IUPAC पद्धति को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस नियम के आधार पर न्यूनतम योग नियम या न्यूनतम क्रमांक, न्यूनतम अंक के आधार पर यदि हम देखें तो जो शाखित श्रृंखला है वो यहाँ से नजदीक पड़ती है, उधर से दूर पड़ रही है। तो जहाँ से नजदीक होगी नामकरण आपको उसी तरफ से शुरू करना है, इसलिए ये सही होगा। और यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम इस साइड से भी नामकरण करें तो भी नाम वही होगा, और यदि इस ओर से करें तो भी नाम वही होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, इसको यदि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पर भी आप देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी दूसरे नंबर पर है और उस साइड से भी आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो नामकरण यही नामकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका नामकरण वही होगा जो इसका नामकरण है। तो इस प्रकार आप देखिए कि हम न्यूनतम योग नियम के आधार पर किसी भी कार्बन श्रृंखला को यदि हम नामांकित करना चाहते हैं तो जो नज़दीक की श्रृंखला होगी उसी से आपको नामकरण करना है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति के द्वारा नामकरण किया जाता है, उन नियमों को ध्यान में रख करके हम इस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। धन्यवाद। बच्चों, हमने नामकरण के वक्त आपको बताया था CH3 CH2 CH2 OH, इसको हमने लिखा था, ये है क्या वैसे, इसको हमने लिखा था पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल लिखा था, लेकिन हमने गलती से लिख दिया था। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4, क्योंकि ये क्या है 1 ब्यूटेनॉल है, तो इसको आप सुधार लेंगे, पेंटिल अल्कोहल नहीं है। अगर होता भी तो ये ब्यूटिल अल्कोहल होता, लेकिन यहाँ पर ये, इसको आप ब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हैं या 1 ब्यूटेनॉल, ना कि पेंटिल अल्कोहल। तो ये आप सुधार लेंगे। ठीक है, थैंक यू।